नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग पिछली टेस्ट सीरीज लेकर के आए थे भारतीय इतिहास का, और ये लगातार अनवरत चलती रहेगी। इतिहास के बाद हम लोग भूगोल और फिर इसके बाद में अन्य जो है विषय होंगे उनको लेके आएंगे। ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न होंगे आपके पास, आपके लिए प्राचीन इतिहास का। आज हम लोग प्रथम या पहले सवाल की तरफ चलते हैं। अशोक के बारे में, पिछले सवाल में भी अशोक थे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बौद्ध के बारे में आपको पहले मैं अशोक के बारे में बता देता हूँ। अशोक के मौर्य वंश के शासक थे और मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। इस तरह से आपने तीन चीज़ें जान ली हैं। एक क्रम पता चल गया आपको, अक्सर कभी कभी क्रम आता है तो क्रम भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे आता बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि अशोक जन्म से शैव थे, शिव के उपासक थे। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। पहला जो ऑप्शन है विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहद्रथ। बच्चों, पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बारे में आप लोग जान लीजिए, इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इतिहास के महान राजनीतिज्ञ थे और मौर्य वंश को स्थापित करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। दूसरा ऑप्शन बच्चों उपगुप्त। राइट आंसर है अशोक ने बौद्ध साधु से प्रभावित होके या उपगुप्त से प्रभावित होके बौद्ध धर्म अपनाया। तो राइट आंसर बच्चों दूसरा आंसर है उपगुप्त। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो कहने का मतलब है किस विद्यालय से थे, कौन सा विश्वविद्यालय था? तो पहला आपके पास में ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा बच्चों नालंदा, तीसरा है विक्रमशिला और चौथा ऑप्शन है वैशाली। इसमें से तीन जो है नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली, ये वर्तमान के भारत के बिहार राज्य में स्थापित है। नालंदा विश्वविद्यालय अभी वर्तमान में इंटरनेशनल विश्वविद्यालय फिर से बना और उसका जीर्णोद्धार किया गया, नए सिरे से बनाया गया। ये वही विश्वविद्यालय है जिसे कुमारगुप्त ने बनाया था और बख्तियार खिलजी ने और उनके साथियों ने उसे जला दिया था। लगभग वर्ष तक वो जलता रह गया, लाखों से ज़्यादा पुस्तकें उसमें थी। तो पहला ऑप्शन बच्चों तक्षशिला राइट आंसर है। तक्षशिला मौर्य वंश के जो प्रसिद्ध गुरु थे, या हम कहें चाणक्य, कहाँ के विद्यार्थी थे? तक्षशिला के विद्यार्थी थे, वहाँ के छात्र थे। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते बच्चों। हाँ, तक्षशिला के बारे में जान लीजिए। तक्षशिला वर्तमान के पाकिस्तान में है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो कलिंग के बारे में जान लीजिएगा। वर्तमान का उड़ीसा जो है कलिंग, पुराना कलिंग था और वर्तमान का उड़ीसा। पहला ऑप्शन बच्चों 261 बीसी, दूसरा है 263, तीसरा है 232 और चौथा ऑप्शन बच्चों 240 बीसी। अपने कमेंट भी करते रहिए, आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपने ग्रुप में, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। यदि कोई त्रुटि होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सब यहीं सीखते हैं और यहीं आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर बच्चों 261 बीसी कलिंग युद्ध की किस वर्ष हुआ? तो 261 बीसी में हुआ, बिफोर क्राइस्ट, कहते ईसा के जन्म के पहले की घटना है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? क्या आंसर बच्चों? पहला सवाल है आपके पास में, अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, या हमें इतिहास के किन साक्ष्यों से पता चलता है कि कलिंग युद्ध हुआ था? तो पहला है बच्चों स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, राज्य का जो आदेश है। दूसरा ऑप्शन बच्चों शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश और
तीसरा ऑप्शन बच्चों खुदाई से प्राप्त हुआ, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपने कमेंट देते रहिए। राइट आंसर बच्चों दूसरा ऑप्शन है, शिला पर उत्कीर्ण 13वां राज्यादेश, जिसमें से अशोक को ग्लानि हुई और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने धर्मांतरित हो गया और कहते हैं कि उनके मन में करुणा का भाव जगा, इतना ज़्यादा रक्तपात देख करके बहुत ही द्रवित हो उठे और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रवृत्त केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल का शिक्षा का सबसे प्रवृत्त जो प्रसिद्ध केंद्र था, तो अभी आपको पिछले सवाल में ही मिला है। कभी भी सवालों को जब पढ़िए तो सदैव एक सवाल दूसरे सवाल से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा है बच्चों वल्लभी, तीसरा नालंदा और चौथा ऑप्शन है तक्षशिला। तो पहला ऑप्शन आप लोग अपने कमेंट भी करते रहिए। राइट आंसर तक्षशिला है बच्चों, जो वर्तमान के पाकिस्तान में है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर आपके पास तक्षशिला है। आप लोग ऐसा करिए कि पेन और रफ अपने साथ जरूर रखिए, ताकि मैं जो एक एक टॉपिक बताऊं उनको आप नोट्स भी करते रहिए, ताकि आपको आसानी से और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका जो हिस्ट्री काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, महाकाल की नगरी है उज्जैन। दूसरा है वल्लभी, वल्लभी बच्चों वर्तमान के गुजरात में है। और तीसरा नालंदा, बिहार में नालंदा जिला भी है नालंदा नाम से। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और कुमारगुप्त कौन थे बच्चे? गुप्त वंश के शासक थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? शब्द आपको ऐसा लग रहा होगा कि अर्थशास्त्र है, लेकिन वास्तव में यह एक राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक थी। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे या उस समय पर कौन से शासक थे, कहने का ये मतलब हुआ। तो पहले तो ये जान लीजिए आप लोग को अर्थशास्त्र को लिखा किसने था, उसके लेखक कौन थे। तो लेखक थे उनके विष्णुगुप्त या चाणक्य। जैसे आपको पता चल गया, आंसर अपने आप आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है बच्चों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए अशोक अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य हैं वो अशोक के समय पे थे और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के समय पे थे। लेकिन जो समकालीन की बात करते हैं तो ज़्यादा जो करीब है थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, क्योंकि उन्होंने उसे ट्रेंड किया और प्रॉपर इसके बाद में जो भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को किसने बनाया? चाणक्य के सहयोग से वो सम्राट बने, भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित हुए। तो राइट आंसर आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य है। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, विक्रमादित्य के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के थे? उज्जैन के राजा थे। और समुद्रगुप्त भी। समुद्रगुप्त के बारे में एक छोटी सी लाइन में आपसे कहता हूँ। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है या प्रयाग में जो स्तंभ लिखा गया है, उसमें उनके जो कवि थे हरिसेन थे। और हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में लिखवाया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा भारत के तीनों समुद्रों का पानी पी चुका है। इस बात से यह प्रतीत होता है कि कहने का मतलब कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत दक्षिण में हम देखें तो हिंद महासागर है, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। कहने का यह तात्पर्य होता है कि समुद्रगुप्त तीनों तरफ से विजित थे या उन्होंने तीनों तरफ से जीत लिया था। अशोक भी विजित थे, लेकिन कुछ भाग ऐसे थे जिन्हें अशोक नहीं जीत पाए थे। जैसे हम आज का वर्तमान में चेन्नई की बात करते हैं, वहाँ पे नहीं जीत पाए थे। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को जब श्रीलंका भेजना था तो वो बंगाल के रास्ते होते हुए उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? फिर से वही प्रश्न आया, अर्थशास्त्र की रचना या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है घनानंद, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है बच्चों बिंबिसार और फोर्थ ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग। अपने कमेंट आप लोग करते रहिएगा। पहला ऑप्शन घनानंद, दूसरा कौटिल्य। राइट आंसर आपके पास कौटिल्य है या चाणक्य है, यही राइट आंसर है।
हाँ बच्चों, अब अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? क्या क्या सवाल है बच्चों? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है आपके पास मगधी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन बच्चों पाली, चौथा ऑप्शन में देवनागरी लिपि। भाषा और लिपि के बारे में मैं आपको बता देता हूं। लिखने का जो विधान है, लिखने का जो तरीका है, वो लिपि कहलाता है। जब उसे हम शब्दों से बोलते हैं, जब मुख से बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो भाषा बन जाती है। भाषा बोलने पर होता है और लिखने की जो कला होती है उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन अशोक के समय पे हिंदी नहीं थी, तो अशोक के समय उनके जो शिलालेख है 2 भाषाओं में लिखे गए थे, ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखा था। और भी लिपि थी, अरामाइक था, लेकिन 2 प्रमुख रूप से ब्राह्मी और खरोष्टी थी। तो राइट आंसर आपके पास में क्या है बच्चों? यहाँ पे ब्राह्मी राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला है आपके पास में, इसमें अशोक के शिलालेख किस में थे बच्चों? तो ब्राह्मी लिपि में थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? क्योंकि जो भाषाएं थी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी, उनको पढ़ना थोड़ा कठिन था और पढ़ नहीं पाए थे लोग। उन्हें सिर्फ वह एक चित्र की तरह लगता था, लेकिन जब उसे खुदाई की गई और उसको प्रॉपर पढ़ा गया, उसके एक एक शब्द जोड़े गए, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि यह तो बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है। पहला ऑप्शन बच्चों 1810 में हैरी स्मिथ ने, दूसरा है 1787 जेम्स टावर ने, और थर्ड ऑप्शन है 1825 चार्ल्स मेडकॉफ ने, और 1837 जेम्स प्रिंसेस ने। राइट आंसर है बच्चों 1837 जेम्स प्रिंसेस ने पहली बार अशोक के शिलालेखों को, उनके अर्थ को स्पष्ट किया और पढ़ने का श्रेय प्राप्त हुआ। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? जनक जो सबसे पहले शिलालेखों में लिखवाया जाता है। एक बात और जान लीजिए आप, लकड़ी पर यदि किसी चीज को लिखते हैं तो वक्त के साथ धीरे धीरे लकड़ी, क्योंकि कार्बन से बना हुआ है, तो एक वक्त के बाद उसका धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा, लेकिन पत्थर पर लिखी गई जो इबारत है वह काफ़ी वक्त तक चलती है। इसीलिए आपने आज देखा है कि जो लकड़ी पर लिखी गई इबारत थी वो लगभग मिट सी गई है या नष्ट हो गई है। जैसे पहले पांडुलिपियाँ होती थी, तो पांडुलिपियाँ आपको बहुत ही कम मिलेंगी, लेकिन जो पत्थरों पर जो लिखा गया शिलालेख है, गुफाओं में लिखा गया शिलालेख है, जैसे भीमबेटका की गुफाओं की बात करें, वहाँ पे जो चित्र बनाए गए, उनके साक्ष्य आज भी प्रतीत हमें दिखाई देते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों समुद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। शिलालेखों का जनक अशोक को कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने अलग अलग तरह के शिलालेख लिखवाए। उन्होंने सीधे चट्टानों पर भी लिखवा दिया, एक पत्थर पर लिखवा दिया। इस तरह से उन्होंने शिलालेख का जनक हम किसे कहते हैं? अशोक को शिलालेख का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया, या मैं कहूं कि उस समय के राजा कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बच्चों कनिष्क, दूसरा है अशोक, तीसरा महाकश्यप या उपाली, चौथा है शवा करीम। तो शवा कामी या शवा करनी लिखा है। पहला ऑप्शन बच्चों कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली या शवा करीम। राइट आंसर है आपके पास में कनिष्क। कनिष्क ने तृतीय बौद्ध संगति को करवाया था। पहला अजातशत्रु, दूसरा अशोक, फिर कनिष्क आते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था, या मौर्यों के बाद मगध पर किसने शासन किया था? यहाँ पे सवाल आता है। पहला ऑप्शन है सातवाहन, दूसरा है शुंग, तीसरा है नंद और चौथा है कण्व वंश। अपने आंसर देते रहिए आप लोग, राइट आंसर कमेंट भी करते रहिए, शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। बच्चों यहाँ पे शुंग आता है। कौन सा राइट आंसर? तो शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को समाप्त करके और स्वयं गद्दी पे बैठता है, और अनेकों अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराया।
इस तरह से हिंदू धर्म ध्वजावाहक कौन बने? शुंग, पुष्यमित्र शुंग बने। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? बच्चों मौर्य वंश के बारे में बात करते हैं तो मौर्य वंश की जो शासन व्यवस्था थी वह केंद्रीय थी, जिसमें अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। राज्यों के राज्यपाल होते थे, फिर राज्यों के बाद में जो जिला होते थे, फिर इस तरह से इकाई होती थी। तो पहला ऑप्शन है जिला प्रशासक, दूसरा है प्रांतीय प्रशासक, तीसरा है ग्राम प्रशासक, चौथा क्या है? नगर प्रशासक। तो स्थानिक कहते थे जिला प्रशासक को, जिसके अंदर बहुत सारे गांव होते थे। उनका संचालन कौन करता था? स्थानिक करता था, जिला प्रशासक। राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। मिलिंद पनहो क्या है? क्या बच्चों? मिलिंद पनहो। इसमें दो लोगों का नाम अपने आप दिख रहा है, मिलिंद और पनहो, या मिलिंद के द्वारा कहे गए। मिनांडर उस समय के राजा, बौद्ध राजा कौन थे? मिनांडर थे। मिलिंद और मिनांडर के बीच में संवाद हुआ था और कश्मीर की घटना है ये, जिसे मिलिंद पनहो जो पुस्तक है उसे ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में भी माना जाता है, इसके प्रमाण भी हैं। और मिलिंद पनहो में मिलिंद और मिनांडर के बीच जो संवाद है, तो पहला बौद्ध स्थल है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन बच्चों बुद्ध का एक नाम, ये भी नहीं है। कला और बौद्ध का नाम, ये भी नहीं है। चौथा बौद्ध पाठ, या यह एक पुस्तक है। तो राइट आंसर फोर्थ होता बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? पहला हर्ष, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा बच्चों अशोक, चौथा है कनिष्क। अपने आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा। राइट आंसर होगा बच्चों कनिष्क। कनिष्क के राज चिकित्सक कौन थे बच्चों? चरक थे। जीवक के बारे में बात अभी बता देता हूं मैं। जीवक कौन थे? गौतम बुद्ध के चिकित्सक थे जीवक। उस समय के सबसे अच्छे चिकित्सक और सबसे महंगे चिकित्सकों के रूप में उनकी गिनती होती थी। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे बच्चों? कनिष्क के। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बच्चों कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कला, या मुगदल कला। अपने कमेंट आप लोग करते रहिए बच्चों। राइट आंसर है गांधार कला। गांधार कला का विकास मथुरा में, गांधार से होते, गांधार शब्द ही समझ में आ रहा है आपको? ये अफगानिस्तानी शब्द है। गांधारी समझ में आ रहा आप लोगों को? महाभारत में गांधारी का वर्णन था, जो कि अफगानिस्तान में एक राज्य था, छोटा सा राज्य गांधार था, जो कि वर्तमान का कंधार है। और वहाँ पर यह पनपी, इसके बाद में भारत में मथुरा में इसका केंद्र स्थापित हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। जो राजा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, पराक्रमी होता है, और जो कि राज्य के लिए भलाई का कार्य करता है, या अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करता है, ऐसे राजा ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं और उनका इतिहास में उल्लेख ज़्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों कनिष्क, दूसरा है पुलकेशिन, तीसरा ऑप्शन है बच्चों हर्ष, चौथा ऑप्शन है विक्रमादित्य। कुषाण काल के प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, या कनिष्क कब सत्ता पर स्थापित हुए? तो कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ वो 78 ईस्वी में हुआ। कितने में हुआ बच्चों? 78 ईस्वी में। एक छोटी सी मैं बात बता देता हूँ आपको। कनिष्क ने शक संवत चालू करवाया 78 ईस्वी में, और 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चालू हुआ था। विक्रम संवत कब हुआ था बच्चों? 57 ईसा पूर्व में, और शक संवत 78 ईस्वी में। तो दोनों के बीच जो योग होता है 135 वर्ष का होता है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 78 + 57। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। शक संवत किसने और कब शुरू किया? वही आंसर सवाल यहाँ फिर से आ गया।
कडोफिसस ने 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, या कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व। राइट आंसर होगा बच्चों कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू करवाया अपने राज्य रोहण के दौरान। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? पहला ऑप्शन बच्चों हर्ष, दूसरा है अशोक, तीसरा है कनिष्क और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय, या उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो राइट आंसर बच्चों कनिष्क के बारे में है। कुषाण काल के समय ही गांधार शैली का विकास हुआ और कनिष्क के समय में सबसे ज़्यादा वह शैली पल्लवित हुई या फूली फली, जिसमें गौतम बुद्ध के अलग तरह विभिन्न तरह की उन्हें मूर्तियाँ बनी, उनके मूर्तियों में अलग अलग तरह की डिजाइन बनाई गई, क्योंकि वह जो मैं कहूँ कि ईरानी थे, उन्होंने जो ग्रीस और इंडियन दोनों का मिक्सअप करके उन्होंने उन मूर्तियों में बनाया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? क्या है बच्चों? भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला का क्या नाम है? तो पहला शिखर, वर्ण, नगन, गांधार। तो राइट आंसर बच्चों गांधार कला होगी। इसको शेयर भी करते रहिएगा और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा बच्चों। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन से थे? पहला ऑप्शन है बच्चों नागार्जुन और अश्वघोष या अश्वघोष होना चाहिए। दूसरा है वसुमित्र या अश्वघोष। तीसरा है बच्चों चरक और सुसुप्त। चौथा है अश्वमेघ और कालिदास। कनिष्क की बात करते हैं बच्चों, तो कनिष्क के समय पे कालिदास तो थे नहीं, चरक और सुसुप्त थे, लेकिन ये लोग चरक क्या थे? एक चिकित्सक थे। वसुमित्र और अश्वघोष राइट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? वसुमित्र और अश्वघोष। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। प्राचीन काल में निम्नलिखित में कौन कलिंग का एक महान शासक था? पहला अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा थर्ड ऑप्शन है बच्चों खारवेल और चौथा है मयूर सरमन। अपने कमेंट भी करते रहिएगा। अजातशत्रु मगध के शासक थे, बिंदुसार भी मगध के शासक थे। राइट आंसर खारवेल। खारवेल कहाँ के राजा थे बच्चों? कलिंग के राजा थे। कलिंग में हाथियों का एक बहुत बड़ा समूह था जो कि राज्य में युद्ध के दौरान ले जाया करते थे। महाभारत में भी वर्णन है कलिंग राज्य जो है वो अपने हाथियों को लेकर के महाभारत युद्ध में सम्मिलित होते हैं। तो क्या होगा बच्चों? राइट आंसर खारवेल। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा।